हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लल्लन टॉप सीरीज में हमारा नया सब्जेक्ट यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, तो आज है इसका लेक्चर नंबर 1। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हमें दिया है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का इसका एग्जाम्पल कौन सा है। पहला दिया है लैग्रांजे सेल, सेकंड दिया आपका डैनियल सेल, थर्ड दिया आपका लीड स्टोरेज बैटरी और फोर्थ दिया आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो देखिए हम पहले देखेंगे कि प्राइमरी सेल हमारे क्या होते हैं और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे प्राइमरी सेल क्या होते हैं। प्राइमरी सेल जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेल, जो हमारी प्राथमिक बैटरी होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी सेल हमारे क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए हमारे प्राइमरी सेल वो होते हैं जो आपके सिर्फ एक बार के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे, वन टाइम का यूज़ कर सकते हैं हम। वन टाइम यूज़ के लिए हमारे होते हैं, वन टाइम यूज़ ओनली। ठीक है, वन टाइम यूज़ ओनली। इसमें हम लोग इनका वापस से दोबारा से इनको चार्ज या रिचार्ज नहीं कर सकते, इसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं होती प्राइमरी सेल में। और प्राइमरी सेल आपका किस टाइप का होता है, ये होता है हमारा इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ये आपका एग्जाम में आता है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें होती है आपकी इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हमारी होती है आपके प्राइमरी सेल के अंदर। ठीक है, और ये आपका सिर्फ वन टाइम हमारा यूज़ होता है। अगर एक बार पूरा ड्रेन हो गया तो हम इसको वापस यूज़ नहीं ले सकते। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे। इस बार एसएससी जेईई में इसके 2-3 क्वेश्चन थे आपके सेल के लेकर। तो देखिए इसके जो आपके एग्जांपल होते हैं, पहला तो ये लैग्रांजे सेल। लैग्रांजे सेल इज़ द टाइप ऑफ अ प्राइमरी सेल। एंड सेकंड आपका डैनियल सेल। हमारा जो डैनियल सेल होता है ये भी आपका इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वोलेटिक सेल, वोलेटिक VOLATIC ना, वोलेटिक सेल, ये हमारे इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होती है एक सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दो टाइप में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, अब जो सेकेंडरी सेल होते हैं इसको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये होते हैं आपके रिचार्जेबल, RECH, ये होती है आपकी रिचार्जेबल टाइप ऑफ बैटरी। मतलब एक बार अगर ड्रेन हो जाए तो हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे, बाय इसको हम एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करके हम इसको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हैं। इसके एग्जांपल होते हैं हमारे लेड एसिड बैटरी, इसको आप लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि सेल का जो हमारा इंटरकनेक्शन होता है उससे बैटरी बनती है। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। और इसके अलावा होता है हमारा निकल कैडमियम बैटरी। और बहुत सारे टाइप होते हैं, तो अभी इसका दो ही लिखते हैं आपको, निकल कैडमियम, ये निकल कैडमियम NI और CD एक्सेट्रा लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कौन सा आपका एग्जांपल है प्राइमरी सेल का। देखिए प्राइमरी सेल में लैग्रांजे सेल, डैनियल सेल या वोलेटिक सेल तीनों आ रहे हैं। तो लैग्रांजे सेल भी होगा, डैनियल सेल भी होगा, लेकिन जो आपको लेड स्टोरेज बैटरी है ये आपको सेकेंडरी सेल में आता है इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर D, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये है आपका व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सेल यूज फॉर बिल्डिंग अ लैपटॉप बैटरी पैक। ठीक है, जो हमारे लैपटॉप की बैटरी पैक जो बनती है उसमें किस टाइप का हमारे सेल यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा लैपटॉप है या फिर फ़ोन वगैरह सब में यही बैटरी यूज़ होती है। ठीक है, फ़ोन या इसको क्या कहते हैं, मोबाइल वगैरह भी कहते हैं ना, सेल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन भी कहते हैं। तो इसमें जो हमारी बैटरी यूज़ होती है वो हमारी होती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी आपने फ़ोन में देखा भी होगा, पहले टाइम वाले फ़ोन में उसमें लिखा भी हो जाता था LI बैटरी। तो LI बैटरी को ही आपको लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका इंटरकनेक्शन ऑफ लिथियम सेल होता है, जिससे हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, आपकी लेड एसिड बैटरी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर B, यहाँ पर आपका आ जाएगा लिथियम बैटरी। ठीक है, लिथियम आयन का हम लोग यूज़ करते हैं आपका बैटरी बनाने के लिए, किसका, लैपटॉप या फिर मोबाइल का। इसके अलावा देखिए क्या क्या दिया है हमें, निकल कैडमियम दिया है, आपका जिंक सिल्वर ऑक्साइड दिया है, और यहाँ पर हमें लेड एसिड दिया है। तो देखिए लेड एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जो हमारे व्हीकल होता है EV वगैरह में, उसमें हम जो आपकी बैटरी यूज़ करते हैं वो हम यही बैटरी यूज़ करते हैं। तो लिख देता हूँ इसको, यूज्ड इन व्हीकल्स, जो हमारे गाड़ी वगैरह होती है ना, उसमें जो हमारी बैटरी लगी रहती है यहाँ पर आपका स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ देने के लिए, तो वो होती है आपकी LI बैटरी। ठीक है, लिथियम वो आती है आपकी लेड बैटरी। ठीक है, लेड एसिड बैटरी ये। बाकी देखिए जिंक ऑक्साइड बैटरी कहाँ काम आती है, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये आपकी जिंक ऑक्साइड बैटरी। तो जिंक ऑक्साइड बैटरी छोटी सी बैटरी होती है जो आपकी घड़ियों में लगी रहती है, वॉचेस में या फिर कैलकुलेटर में जो हम यूज़ करते हैं ना, आपका कैलकुलेटर कैशियो का वो 911 बीटा वगैरह में, तो उसमें ये बैटरी लगी रहती है। कौन सी? आपकी जिंक सिल्वर ऑक्साइड की बैटरी। तो वॉचेस और आपके किसके काम आती है? कैलकुलेटर के। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशन है, कहाँ काम आती है। बाकी इसके अलावा एक हमें दिया है, वो है आपका निकल कैडमियम बैटरी। देखिए निकल कैडमियम बैटरी कहाँ आती है? ये हमारी आती है पोर्टेबल पावर टूल में। ठीक है, जो भी हमारे पोर्टेबल पावर टूल हैं वहाँ हमारी ये काम आती है, पोर्टेबल पावर टूल। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ काम आती है? जो हमारी फ्लैश लाइट होती है या सर्च लाइट है, उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फ्लैश लाइट या फिर आपका सर्च लाइट, जिसको आप बोलते हैं इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी लाइट, वहाँ भी हम इस टाइप की बैटरी का यूज़ करते हैं, इमरजेंसी लाइट। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया। लेकिन जो हमारी फ़ोन और मोबाइल में यूज़ होती है वो होती है आपकी लिथियम आयन बैटरी। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर सेम अमाउंट की हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कहाँ? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो दिया है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज़ प्रोपोर्शनल टू, जो मास आपका वो सब्सटेंस का यहाँ पर डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पहला दिया आपका मॉलिक्यूलर नंबर, सेकंड दिया मॉलिक्यूलर वेट, थर्ड दिया आपका वैलेंसीज और फोर्थ दिया आपका केमिकल इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम काम आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों नियम आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इस बार एसएससी जेईई में 2025 का जो था और मेंस जो आपकी 2026 में होता, तो आपका एसएससी जेईई इसके प्री में तो इसके 5 क्वेश्चन थे और मेंस में 1 क्वेश्चन इसका आया हुआ था। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फैराडे के लॉ क्या है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है यहाँ पर, इससे लिखता हूँ आपका फैराडे फर्स्ट लॉ, ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फेडरल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा ना, ELECTROLYSIS, इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला? इन्होंने बोला जो मास होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है? Z इंटू आई टी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बोला। देखिए इसका मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। इन्होंने बोला कि जो हमारे यहाँ पर केमिकल डिपोजिशन होता है किसके थ्रू, जब हम करंट फ्लो कराते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए M जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू इट। ठीक है, मतलब जितना इलेक्ट्रिकल करंट आई पास हो रहा है कितने टाइम के लिए। ठीक है, ये उन्होंने बोला। ठीक है, मतलब डिपोजिशन जो होगा इन्होंने बोला आपका वो किसके आपका प्रोपोर्शनल होगा? करंट पासिंग थ्रू द मटेरियल, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है उसके पासिंग थ्रू होगा। जब हमें प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमारा कांस्टेंट आता है Z। ठीक है, यही आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो Z क्या होता है? ये होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जब हम M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी कर रहे हैं, मतलब जो आपका यहाँ पर केमिकल डिपोजिशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? आपका जब करंट पास हो रही है इलेक्ट्रोलाइट में तो उसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, करंट इतनी पास हो रही है और कितने टाइम के लिए पास हो रही है। ठीक है, तो ये होता है इसका पहला नियम। और देखिए हमारा फैराडे ने यहाँ पर सेकेंड नियम क्या दिया है? फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सेकेंड लॉ। तो देखिए ये जो ऊपर बात करी गई है ये आपका सेकेंड लॉ की बात की गई है ये। ठीक है, ये आपका फैराडे का सेकेंड लॉ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब हम आपका कोई भी आपके इसमें कुछ करंट पास करते हैं, किसमें अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइज का यूज़ करते हैं, यहाँ लिखा है ना डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइज, अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइज का यूज़ करते हैं और सेम करंट फ्लो कराते हैं तो जो आपका मास जो यहाँ पर आपका डिपॉजिट होगा वो आपके केमिकल आपके प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट के। मतलब जैसे मास ऑफ पहला M1, ठीक है, जैसे M1 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं M इज इक्वल टू ZIT, तो मास ऑफ पहले का अपॉन मास ऑफ दूसरे का। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये आपके इन दोनों के केमिकल इक्विवेलेंट के लिए या E1 या Z1 कुछ भी लिख सकते हैं आप, E1 बाई E2 या Z1 बाई Z2, ये होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आपका ये होता है प्रोपोर्शनल आपके केमिकल इक्विवेलेंट के। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट। तो ये आपके फैराडे के दोनों नियम है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के। पहला नियम तो ये बोलता है कि आपका जो मास डिपॉजिट होगा वो आपका करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, करंट कितनी देर तक है इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्लो होगी। ठीक है, सेकंड हमारा कहता है कि जो आपका अगर हमने दो या दो से ज़्यादा आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइस फ्लो का आपके
दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें जो आपका यहाँ पर डिपॉजिट होगा वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के रिस्पेक्टिव में हमारा यहाँ पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी, केमिकल इक्विवेलेंट। ये जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दिया है ये आपका पूरा स्टेटमेंट ही ये आपका फैराडे का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम 1.5 वोल्ट सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज़ 1 एम्पियर, ईच सेल सप्लाई डैश करंट। मतलब क्या दिया है हमें, 1.5 एम्पियर के 4 सेल सीरीज में कनेक्ट है और उनमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो हर एक सेल में कितनी एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो देखिए, तो नेटवर्क का क्वेश्चन ही आ गया। देखिए कैसे, हमारे 4 सेल लगे, ये मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, 4 सेल, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और यहाँ पर इनके अक्रॉस कोई लोड लगा है, माना ये लोड मान लेता हूँ R। ठीक है, हमारे सेल है, पहले वाले की वोल्टेज E1, दूसरे वाले की वोल्टेज या EMF E2, देन E3 और E4। बाकी ये नेगेटिव टर्मिनल है छोटा वाला, और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये आपको बताइए, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें क्या होता है, सीरीज सर्किट में हमारी करंट ऑलवेज सेम फ्लो होती है। तो करंट हमारी क्या होती है, आई इज सेम, किस केस में हमारे मेरे भाई, ये हमारी होती है सीरीज सर्किट में। अगर हम सीरीज सर्किट की बात करेंगे तो हमारी करंट ऑलवेज सेम होती है। ठीक है, वोल्टेज में डिफरेंट हो सकता है, वोल्टेज मे और मे नॉट बी डिफरेंट, बट करंट इज़ ऑलवेज सेम इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, ये सीरीज सर्किट में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, आई की वैल्यू अगर 1 एम्पियर है, तो वही करंट आपकी यहाँ जाएगी ये, तो पहले वाली E1 में भी वही करंट फ्लो हो रही है, देन E2 में भी वही करंट हो रही है, E3 में भी और E4 में भी, मतलब चारों सेल में सेम करंट फ्लो होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में करंट आपकी सेम होती है 1 एम्पियर, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बाकी पैरेलल होता है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और करंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका द एक्टिव मटेरियल ऑफ निकिल आयरन बैटरीज। तो निकिल आयरन बैटरी में हमारा एक्टिव मटेरियल क्या होता है, देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। निकिल आयरन बैटरी, निकिल आयरन बैटरी, ठीक है, निकिल आयरन बैटरी क्या क्या होती है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए निकिल आयरन बैटरी में जो हम कैथोड यूज़ करते हैं, कैथोड हम बनाते हैं इसमें निकिल हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, निकिल हाइड्रोक्साइड का NiOH3 ये होता है आपका निकिल हाइड्रोक्साइड का। ये हमारा किसका होता है, कैथोड में हम इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, आप नाम मत भूलना, लिख देता हूँ यहाँ पर निकिल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है। और देखिए हमारा इसमें क्या होता है, ये तो हमारा होगा कैथोड, और हमारा एनोड किसका होता है, एनोड हमारा होता है आयरन का, क्योंकि निकल आयरन बैटरी है तो एनोड होता है हमारा आयरन का। आयरन को लिखते हैं हम Fe से, आयरन Fe से हम दिखाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ठीक है, क्या लिखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में हम निकल सल्फेट के यहाँ पर मटेरियल डालते हैं, निकल सल्फेट, और आपके फेरस सिलिकेट के हम लोग यहाँ पर, मतलब जो आपके लोहे के वो होते हैं आपके सल्फाइड, उसको हम डालते हैं ताकि हमारी ये ईजिली यहाँ पर हमारी एक्टिव मटेरियल के जैसे काम कर सके। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से पार्ट आ गया, कैथोड में आपका आ गया निकल हाइड्रोक्साइड। तो निकल हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल एक्टिव एलिमेंट है। 21% सॉल्यूशन ऑफ KOH, यहाँ पर KOH बिल्कुल हमारा KOH को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी ठीक है। पाउडर ऑफ आयरन एंड ऑक्साइड, बिल्कुल देखिए ये हमारा निकल सल्फेट और आपका ये फेरस सल्फाइड, इसका हम पाउडर डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये सब इसमें आपके इंपॉर्टेंट है, एक्टिव मटेरियल के जैसे काम करते हैं। इसके रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको, रिएक्शन किस टाइप से होती है इसकी। देखिए हमारी रिएक्शन कैसे होती है, पहला है आपका NiOH3 निकल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं आपका जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH प्लस में करते हैं आयरन। ठीक है, यहाँ पर हमारी बैलेंस नहीं होती इक्वेशन, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आ जाती है बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन में हमारा क्या बनता है, यहाँ पर हमारा जो इसके रिएक्शन के बाद आता है, इस कलर से दिखाता हूँ, हमारे रिएक्शन के बाद आता है आपका 2NiOH2, ठीक है। यहाँ पर आपका OH का एक आपका ये टूट जाता है और यहाँ पर किस में कनेक्ट हो जाता है, ये कनेक्ट हो जाता है आपका लोहे के साथ, Fe के साथ, FeOH2। तो ये आपका बनता है फेरस हाइड्रोक्साइड, FeOH2 मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड। और ये जब ऐसा बनता है तो इसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया मैंने आपका निकिल आयरन बैटरी के बारे में। बाकी इसका एडवांटेज क्या है, इस बैटरी का हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। वेट इसका लेस होता है। जो बैटरी का वेट है कि हम जब इसकी बैटरी बनाते हैं, क्योंकि एक सेल से तो बैटरी नहीं बनेगी, बैटरी के लिए इंटरकनेक्शन और सेल चाहिए, तो इसका वेट बहुत कम होता है। क्योंकि यहाँ पर आपके जो आपका इलेक्ट्रोलाइट लग रहा है उसकी हमें अमाउंट कम चाहिए, और इनके बीच की जो स्पेसिंग है या प्लेट का साइज वो भी कम लगता है, इसलिए इसका ओवरऑल जो आपका वेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है आपका, अच्छा ऑप्शन बताया थे मैंने इसका आंसर, हाँ आंसर बता दिया। अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ट्रू बताना है अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिस के बारे में कौन सा सही है ये हमें बताना है। दिया है इट डज नॉट कंडक्ट करंट फ्लो, ठीक है। सेकंड दिया है आपका इट कंडक्ट करंट ओनली ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ आयंस। सेकंड दिया है इट कंडक्ट डायरेक्ट करंट ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फोर्थ दिया है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इसने आपके सब टाइप के, इसने यहाँ पर तीनों के तीनों टाइप की क्या कैटेगरी दिख दी है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये किस टाइप की होती है। देखिए हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके कंडक्टिविटी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ये हमारे क्लासीफाई होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर कैसे करते हैं, पहला देखिए, पहला क्या होगा, वैसे लिक्विड, ऐसे लिक्विड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है एक सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पर ये ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपका डज नॉट या आपका डू नॉट लिख सकते हैं, या फिर आपका डू नॉट कंडक्ट करंट फ्लो, ठीक है। जो आपके करंट को फ्लो को अपोज करते हैं या करने नहीं देते हैं, कंडक्ट करंट, ठीक है। जो आपका करंट को आपका कंडक्ट नहीं करने देते हैं उनको हम बोलते हैं आपका इंसुलेटर, ठीक है। जो आपको पहले वाली डेफिनेशन दी है इट डज नॉट कंडक्ट अ करंट, तो ये आपकी इसी के आपकी डेफिनेशन है किसकी, इंसुलेटर की। ऐसे जो आपकी लिक्विड जो आपका यहाँ पर आपका करंट के फ्लो को नहीं होने देते हैं उसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग लिक्विड, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आपने देखे होंगे, ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं ना, ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर में हम कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, ये हम करते हैं मिनरल ऑयल, जो खनिज तेल होता है उसका यूज़ करते हैं। तो मिनरल ऑयल का यहाँ काम होता है आपका ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इंसुलेशन का प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसका गुण है आपका यहाँ पर कि आपका करंट को अपने अंदर से पास नहीं कराने देता, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह लगे रहते हैं उसमें हम एक वो डालते हैं आपका पानी, उसको बोलते हैं आपका डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर में भी कोई भी आपके एटम मौजूद नहीं होते हैं जिसके कारण आपका यहाँ पर फ्लो नहीं होता है आपका करंट का, ठीक है। तो ये वाला कौन सा सही है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हमें इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताना है। तो ये किसके लिए हो गया आपका, ये हो गया इंसुलेटर लिक्विड के लिए, ऐसे लिक्विड जो आपके इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं। आपको सब एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, चलो ठीक है। इसके अलावा हमारे क्या होते हैं ऐसे लिक्विड ऐसे लिक्विड जो आपके कंडक्ट करते हैं, कब, जो आपके कंडक्ट करेंगे, कब कंडक्ट करेंगे मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो होगी, कंडक्ट मतलब वही होगा आप करंट फ्लो करना। ये कब करेंगे, जब इसमें आपके ड्यू टू ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। ड्यू टू ड्रिफ्ट मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब ये ड्रिफ्ट के कारण आपके यहाँ से आपके मूव करेंगे। तो मतलब इसमें क्या होगा, ड्रिफ्ट के कारण यहाँ पर से क्या होगा, इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आपके करंट फ्लो होती है, उसको हम बोलते हैं आपका कंडक्टर लिक्विड। ऐसा लिक्विड जिसके थ्रू आपका कंडक्शन हो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर लिक्विड। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, मरकरी को हम बोलते हैं पारा, ठीक है। ये आपने थर्मोमीटर में देखा होगा, हमारे थर्मोमीटर में भी यही होता है आपका मरकरी, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें पूछा है इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो आपके कंडक्ट करते हैं क्या, हमारी करंट को किसके थ्रू, आयंस के थ्रू। आयंस के थ्रू जब हमारी करंट यहाँ पर फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट,
आयन के थ्रू करंट फ्लो होने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वही आपका सॉल्यूशन है जिसमें आपकी करंट फ्लो होती है आयन के थ्रू। जैसे इसके एग्जांपल हो गए कॉपर सल्फेट, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, KOH इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, या फिर AgNO3 ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसमें कब होता है, इसमें आपकी करंट फ्लो किसके कारण होती है, आयन के चक्कर में, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें से इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसको, आयंस के थ्रू, हमें सिर्फ देखना आयंस। देखिए ये वाला आंसर, तो क्या आ जाएगा आंसर नंबर बी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ आयंस। जब आयंस की ड्रिफ्टिंग होगी तभी आपको ये करंट फ्लो कराएंगे, वो होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट। बाकी ये जो आपका थर्ड दिया है द कंडक्ट, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है आपके, जो मैंने पीछे दिखा रखा है आपका कंडक्टर लिक्विड। कंडक्टर लिक्विड मतलब आपका पारा, जिसको आप HG बोलते हो ना, वो आपका इसका एग्जाम्पल होता है। बाकी प्रोटोन के थ्रू तो किसी में नहीं फ्लो नहीं होती, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रोलाइट को मैं एक बार दोबारा सिंपल से बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट वो आपके लिक्विड होते हैं जो आपका कंडक्ट कराते हैं करंट, कब, जब आपका ड्रिफ्टिंग ऑफ आयंस हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपका करंट को कंडक्ट कराते हैं, कब, जब आपके ड्रिफ्टिंग ऑफ आयंस हो, मतलब जब आयन यहाँ वहाँ मूव करें तभी आपका करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। पहला दिया है रिफाइनिंग द मेटल, सेकंड दिया है वेल्डिंग, थर्ड दिया है एनोडिंग और फोर्थ दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करके यहाँ पर आपके दो आपके जॉइंटों को हम लोग जॉइंट करते हैं, ठीक है, दो आपके वो मटेरियल को जॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका वेल्डिंग। बाकी इनके बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ प्रोसेस, ठीक है, एक हमारी प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिपॉजिट करते हैं एक थिन लेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, डिपॉजिट अ थिन लेयर, ठीक है। हम लोग थिन लेयर किसकी, हम लोग यहाँ पर थिन लेयर करते हैं आपको मेटल की, डिपॉजिट करते हैं आपको एग्जिस्टिंग मेटल के ऊपर, ठीक है। जैसे आपका निकिल की हम लोग कोटिंग करते हैं आपके आयरन के कंपोनेंट के ऊपर, तो इससे क्या होती है, इनसे इसकी लॉन्गर लाइफ भी, इनकी लाइफ लॉन्गर हो जाती है। तो हम इसके थिन लेयर की जहाँ पर हम प्लेटिंग करते हैं, मतलब जैसे हमारी ये कोई आपका मेटल बार है, इसके ऊपर हमने एक और कोटिंग कर दी, ठीक है, कोई और हमने मेटल की इसकी कोटिंग कर दी, इसकी आपकी थिकनेस बहुत कम होती है, माना आपका कितनी, आपके 0.3 से लेकर 0.5 mm तक का हम लोग लेते हैं। इससे आपका उसका जो आपका स्क्रैच वगैरह जो उसमें आते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं और साथ साथ उसका अपीयरेंस भी बढ़ जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही होता है, ठीक है। इसके अलावा दिए रिफाइनिंग द मेटल, तो बिल्कुल ये भी इसका एग्जांपल है। कैसे, जो हम आपको मेटल होते हैं उनको रिफाइन करने के भी ये हमारे काम आता है। मतलब जो हमारे आपके खान से हमारे मेटल निकलते हैं वो हमारे होते हैं इम्प्योर मेटल, उनमें अशुद्धि होती है। तो जब इम्प्योर मेटल को हम प्योर करते हैं तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इम्प्योर मेटल होते हैं उसको हम कहाँ देते हैं, उसको हम प्लेस करते हैं एनोड पर, ये हमारे एनोड पर होता है। और जो हमारा प्योर मेटल होगा एक स्मॉल अमाउंट का हम प्योर मेटल लेते हैं जिसके कंपेयर में हम इसको आपको बनाते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्योर स्मॉल मेटल होता है ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपका कैथोड पर, ठीक है। ये तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपको इम्प्योर मेटल्स को हम रिफाइन करके उनको प्योर में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। बाकी ये दिया है आपका एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, ये एनोडाइजिंग एक हमारी प्रोसेस है जिसमें हम कोटिंग करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, AlO3, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं किसमें, एल्यूमिनियम पर, ताकि इसके ऊपर हम एल्यूमिनियम के ऊपर इसलिए कोटिंग करते हैं ताकि ये आस पास के उसमें आपके पर्यावरण से आपका ये कोरोजन इसमें ना आए। तो ये आपकी प्रोसेस होती है एनोडाइजिंग, ठीक है। बाकी इसका हम लोग यूज़ करते हैं आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, जो हमारे खान वगैरह में से मेटल निकलते हैं उसमें भी हम लोग उसको निकालने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं। दिया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, देखिए नॉट दिया है, नॉट ट्रू अबाउट द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी के बारे में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर ये हमें बताना है, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी के बारे में आपको अगले पेज में दिखाता हूँ, क्योंकि लेड एसिड बैटरी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पर्पस के लिए। तो ये देखिए ये हमारा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में हमारा इलेक्ट्रोलाइज सॉल्यूशन होता है। ये मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइज सॉल्यूशन होगा और इसमें हमारे दो एनोड और कैथोड डूबे रहते हैं, ठीक है। इसे
इससे दिखा देता हूँ मैं आपको एनोड और कैथोड बार। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिए। तो ये हमारे सप्लाई से कनेक्ट है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव सप्लाई से ये कनेक्ट है, ठीक है। जो देखिए पॉजिटिव सप्लाई से जो कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम कैथोड। कैसे हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो आपका लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनोड में क्या देते हैं हम लोग इसके एनोड में देते हैं आपका PbO2। PbO2 को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको लेड पेरोक्साइड, PbO2। ये हमारे एनोड पर होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, लिख भी देता हूँ, आप भूलना मत, लेड पेरोक्साइड, ठीक है। लेड पेरोक्साइड हम लोग इसके एनोड टर्मिनल में देते हैं। और हमारे कैथोड जो होता है, कैथोड में हम लोग यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल होती है उसको हम बोलते हैं, इसमें हम देते हैं प्योर लेड, जिसको आप बोलते हैं आपको Pb, ये उसमें देते हैं आपको लेड। और बाकी यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो अपने रेड से दिखा रखा है, ये सॉल्यूशन किस चीज़ का है, यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन देते हैं वो हमारा सॉल्यूशन होता है आपका H2SO4। H2SO4 मतलब आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी जब हमारी ये बैटरी फुल चार्ज होती है, ये एक बार क्वेश्चन आ रखा है, जब आपकी बैटरी फुल चार्ज होती है तो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कलर कैसा होता है। देखिए फुल चार्ज में जो हमारी बैटरी है उसके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसका जो हमारा कलर यहाँ पर बताया गया है वो आपका बता रखा है डार्क ब्राउन, ठीक है। इसका कलर होता है डार्क ब्राउन, और धीरे धीरे जैसे हम इसका यूज़ करते हैं तो इसका कलर आपका डिम होता रहता है, मतलब स्लेटी की ओर को जाता है। बाकी इसकी मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, रिएक्शन किस टाइप की होती है। देखिए इसके आपके एनोड में क्या लगा है, PbO2, ठीक है। PbO2 मतलब आपका लेड पेरोक्साइड, ठीक है। और आपके इसमें सॉल्यूशन है H2SO4। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट प्लस Pb है आपका एनोड में, ये सॉरी Pb है आपका कैथोड पर। तो देखिए रिएक्शन के बाद ये क्या बनता है, रिएक्शन के बाद ये बनता है PbSO4, ये O2 हट जाता है इससे और SO4 इसमें ऐड हो जाता है। बाकी यहाँ पर पानी बनता है, पानी को बोलते हैं 2H2O, H2O बोलते हैं, इसमें 2 इसमें मल्टीप्लाई करके बैलेंस इक्वेशन, और यहाँ पर बनता है आपका Pb, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी इसकी वैल्यू आती है। बाकी ये हमारी जो बैटरी जो लेड एसिड यूज़ होती है, ये हमारी यूज़ होती है आपके कहाँ तक का, 2.2 वोल्ट तक का। इसकी जो बैटरी की क्षमता होती है वो 2.2 वोल्ट हमारी होती है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है आपका, पॉजिटिव प्लेट एनोड इज़ मेड ऑफ लेड पेरोक्साइड, बिल्कुल ठीक है, ये तो पहला ठीक ही दिया है, हमें नॉट ट्रू बताना है। सेकेंड दिया नेगेटिव प्लेट जो कैथोड है इज़ मेड ऑफ Pb, बिल्कुल ठीक है, लेड की बनी रहती है, अभी दिखाया था मैंने आपको। ये देखिए जो आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये जो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट है, और ये नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट है। पॉजिटिव आपकी लेड पेरोक्साइड, नेगेटिव आपकी लेड से, और आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस सोल्यूशन होता है H2SO4, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज अ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, यही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर H2SO4 का हम यूज़ करते हैं। बाकी दिया है आपका EMF ऑफ सेल इज डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो आपका EMF डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जो ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है, और साथ साथ इसकी लेंथ पर भी हमारा डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ लेड एसिड सेल मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 2 एम्पियर फॉर 15 आवर, मतलब एक हमारा लेड एसिड सेल है जो 15 घंटे के लिए कांस्टेंट करंट हमारा 2 एम्पियर यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। तो दिया है आपका बिफोर इट्स टर्मिनल वोल्टेज फॉल्स टू 1.8, जब इसका टर्मिनल वोल्टेज आपका 1.8 वोल्ट से कम जा रहा है तब। तो पूछा है कि इसने आपको कैपेसिटी बतानी है, सेल की कैपेसिटी क्या होगी। तो देखिए ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे हो जाता है आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी बैटरी की देखिए किस में हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं AH। देखने आपने फ़ोन में देखा होगा, इतने हमारी 6000 mAh की बैटरी, उसमें होता है MAH। MAH मतलब मिली एम्पियर आवर, यहाँ पर AS दिया है मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर आवर। कैपेसिटी हमारी होती है आपकी एम्पियर आवर में। तो एम्पियर के लिए क्या करेंगे, एम्पियर के लिए करंट और आवर के लिए टाइम। तो टाइम को यहाँ पर करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। देखिए टाइम कितना दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है आपका 15 घंटे, और आपको देखिए आवर में ही इसलिए हमने घंटे में लिया है, बाकी करंट है 2 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 एम्पियर आवर। तो कैपेसिटी कितनी आ गई, 30 एम्पियर आवर, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑब्टेन व्हेन सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए बिल्कुल ठीक है, अगर हमारे सेल पैरेलल में कनेक्ट है, ये देखिए ये हमारे सेल है, ऐसे करके हमारे सेल लगे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है पैरेलल में देखिए ये अपना करंट लेके आएगा, ये अपना करंट लेके आएगा और ये अपना करंट लेके आएगा। जब इनको कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो इन तीनों का सम आ जाएगा। आई जो हो जाएगा ये तीनों का सम I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला दिया है, कौन सा करेक्ट नहीं है, अच्छा नहीं पूछ रखा है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है कि हम पैरेलल कनेक्शन का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो मैक्सिमम करंट रेटिंग हम ऑब्टेन कर पाए। सेकंड दिया है मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग ऑब्टेन व्हेन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए सीरीज में अगर कनेक्ट है, ये हमारे सीरीज में कनेक्ट है ऐसे, तो हम आपसे हमारे मैक्सिमम वोल्टेज आएगी, बिल्कुल ठीक दिया है। जैसे हमारा 2 वोल्ट का ये है, 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 तो इनको अगर हम ऐड करेंगे सीरीज में तो हमारी टोटल ओवरऑल जो स्ट्रिंग की आ जाएगी वोल्टेज वो आ जाएगी 8 वोल्ट। तो देखिए पैरेलल में आपकी करंट मैक्सिमम होती है और सीरीज में हमारी क्या होती है वोल्टेज मैक्सिमम, तो ये भी बिल्कुल ठीक दिया है। अगला दिया है मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट ऑब्टेन इन सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे आपकी मैक्सिमम वोल्टेज कब होगी, जब हमारा सीरीज कनेक्शन होगा, और जब आपकी मैक्सिमम करंट कब होगी, जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो ये बिल्कुल ठीक दे रखा है। अगला दिया है आपका मिनिमम वोल्टेज एंड मिनिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, नहीं यही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम आपकी वोल्टेज मिलती है आपका जब हम सीरीज पैरेलल में इनको कनेक्ट करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं इनकी सेलों की। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, दिया है आपका अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का जो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है, तो दिया है द इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस इज प्रपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन। तो देखिए ये पूरा इसने स्टेटमेंट लिख दिया आपका, कौन सा, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट का हमारा कोसाइन लॉ है, तो इसमें क्या बोला देखिए, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ ने बोला है जो हमारा एक सोर्स है, माना यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है, ये हमारे से लाइट दे रहा है ऐसे, तो देखिए जैसे लाइट ये आ रही है ऐसे, ठीक है, हमारी लाइट आई यहाँ पर इस टाइप से, तो जिस सरफेस में ये आपका गिरी, एक मिनट ऐसे दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सरफेस है। तो ये क्या बोलता है, जब लाइट हमारी किसी सरफेस पे गिरती है, तो देखिए लाइट का जो एंगल होता है वो आपके इसके जहाँ पर लाइट गिरी है उसके सेंटर से जो आपका इसके सेंटर से जो आपका नॉर्मल आता है उससे जो एंगल बनाता है वही हमारा होता है आपका कोसाइन एंगल। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। ये हमारी लाइट सोर्स है ई, यहाँ से देखिए यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, मतलब फ्लक्स आ रहा है ऐसे, तो ये हमारी कोई सरफेस है, सरफेस में जिस पॉइंट में हमारा यहाँ पर फ्लक्स गिर रहा है, ये जिस पॉइंट में मिल रहा है, यहाँ से अगर हम एक मारेंगे आपका नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल आपके ये सरफेस के आपके 90 डिग्री में जो होता है, देखिए सरफेस का 90 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका इल्यूमिनेशन है एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोसाइन ऑफ द एंगल। ये देखिए ये हमारा कोसाइन ऑफ द एंगल, ये हमारा एंगल की बात कर रहा है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन किसके, हमारे जो आपके फ्लक्स गिर रहा है आपका इंसिडेंट फ्लक्स और आपके किसके नॉर्मल के बीच का ये वाला एंगल थीटा, माने इसको थीटा दिया है, तो ई जो होता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कॉस थीटा। ये हमारा लैम्बर्ट्स का इल्यूमिनेशन का नियम है। इन्होंने बोला कि ई जो है आपका इल्यूमिनेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके कॉस थीटा के। यहाँ पर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा एंगल बिटवीन एट द पॉइंट एंड द नॉर्मल, ठीक है, जो आपका लाइन फ्लक्स लाइन आ रही है, मतलब जो आपकी किरणें आ रही है ये हमारी फ्लक्स लाइन है, इसका जो आपका एंगल है और आपका नॉर्मल के बीच का, ये नॉर्मल है एन, इनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं आपको थीटा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट द पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इल्यूमिनेशन फ्लक्स, ठीक है। बाकी हमें आपका दिया नॉर्मल एट द पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तो बिल्कुल गलत है। आपका नॉर्मल टू द पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ रेडियंट ऑफ लाइट, बिल्कुल गलत है। नॉर्मल ऑफ द पॉइंट एंड द इंसिडेंट रे, ये देखिए बिल्कुल ठीक है, आंसर नंबर डी, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर नंबर डी क्या दिया है, नॉर्मल टू द पॉइंट, ये नॉर्मल टू द पॉइंट जो ये आपका ये पॉइंट है ये, और इंसिडेंट रे जो हमारी रे इंसिडेंट कर रही है सरफेस पे, इंसिडेंस रे क्या होते हैं, जो रे आती है ये इसके बीच का, ये और ये इसके बीच का जो एंगल है वो ये आपका थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे
एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका लैम्बर्ट्स नियम है। लैम्बर्ट्स के अलावा एक हमारा और नियम आता है यहाँ पर, यहीं पर मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा इससे मोटे कलर से लिखता हूँ। वो होता है आपका इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ, तो इनवर्स लॉ क्या बोलता है? इनवर्स लॉ हमारा यहाँ पर बोलता है जो हमारा इल्यूमिनेशन है वो इनवर्स से प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। मतलब जब हम ये डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा इल्यूमिनेशन भी कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी सोर्स की, तो यहाँ से इल्यूमिनेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। उतना ही जैसे आपने देखा होगा, अगर हम यहाँ पर से टॉर्च को ऊपर ऊपर लेके जाएं तो उसका उजाला मतलब इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। तो यही आपका इनवर्स लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया आपका वाई द टंगस्टन यूज फॉर इनकैंडेसेंट लैंप फिलामेंट। देखिए इनकैंडेसेंट लैंप हमारा एक इस टाइप का बल्ब होता है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एक टंगस्टन का वायर का यूज़ करते हैं। ये हमारा फिलामेंट वायर होता है ये, ठीक है। ये हमारा किसका बनाता है? टंगस्टन। टंगस्टन देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें हमारे लॉस होते हैं, ठीक है। इसलिए हीट जनरेट होती है, एच हीट जो होती है आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी। जब हमारे करंट इसमें हमारे बहुत थिन बहुत फाइन वायर होता है, देखिए आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका एरिया बहुत कम कम कर देते हैं, एरिया बहुत कम कर देते हैं और जितना हो सके लेंथ बढ़ाते हैं। लेंथ बढ़ाने का मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ करते हैं। देखिए एरिया कम करा और लेंथ बढ़ा दी तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया तो ये मोर आपके आई स्क्वायर आर लॉसेस कराएगा। देखिए आर की वैल्यू ये है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, करंट फ्लो होने में आपका हीट भी ज़्यादा आएगी, हीट ज़्यादा आएगी तो आपका जब आपका इस टाइप के मटेरियल में आती है तो आपका इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तब हमारी लाइट दिखती है, हमें इल्यूमिनेशन प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे यहाँ पर एक कि हमें टंगस्टन का यूज़, हम लोग इस जो फिलामेंट होता है फिलामेंट बल्ब के अंदर हम इसको टंगस्टन का यूज़ करते हैं क्योंकि आपका जो टंगस्टन है, टंगस्टन का एक मेल्टिंग पॉइंट हमारा बहुत हाई होता है। देखिए टंगस्टन क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है आपका हीट के कारण क्या होता है, जब यहाँ पर हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टंगस्टन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई टेम्परेचर में जाके ये आपका मेल्ट होता है, उससे पहले आपका मेल्ट नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, ये इसकी खासियत होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो इसकी वर्किंग रेंज होती है टेम्परेचर की, ये आपका 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपका ईजिली काम कर सकता है, ठीक है। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसकी वर्किंग रेंज होती है इस मटेरियल की, टंगस्टन की। तो आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहला ही हो गया तो फिर आंसर नंबर है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन इज लेस अकॉर्डिंग टू द हाई टेम्परेचर नहीं, टंगस्टन इज़ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक फॉर थिन फिलामेंट नहीं, ये आपका बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इसको देखिए, इसलिए हम इसके बहुत पतले वायर को बना सकते हैं और हम इसलिए टर्न देते हैं ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए और रजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। पतला इसलिए बनाते हैं ताकि एरिया घट जाए और रजिस्टिविटी बढ़ जाए। बाकी दिया टंगस्टन इज एन इनर्ट एलिमेंट नहीं, इनर्ट में हम लोग यहाँ पर आर्गन गैस का यूज़ करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पीरियोडिक टेबल 18 में आ रहा तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर आर्गन का गैस का यूज़ करते हैं हमको एज अ इनर्ट गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका 100 वोल्ट लैम्प टेक अ करंट ऑफ 2 पाई एम्पियर, टोटल फ्लक्स 3600 पाई है, तो फाइंड द मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। तो ये क्यों दे रखा है, ये तो मिसयूज ही है। तो हमें क्या बताना है, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर, जिसको हम क्या बोलते हैं MSCP, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ना किस टाइप से होता है, ये हमारा एक लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स और डायरेक्शन में जितना करंट आपका फ्लक्स दिखा रहा है, ये जितना आपका फ्लक्स या आउटवर्ड ही आपका फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं आपका मीन स्पेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। ये हमारा लाइट सोर्स है एल, तो ये आपका इल्यूमिनेशन ई आपको यहाँ पर हर डायरेक्शन में शो कर रहा है, मतलब हर डायरेक्शन में फेंक रहा है। इसको क्या बोलते हैं आपको स्पेरिकल, मीन स्पेरिकल। हम जब इसका मीन करते हैं आपको टोटल डायरेक्शन का, इसको आता है मीन स्पेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। मीन स्पेरिकल कैंडल पावर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टोटल ल्यूमन कितना हमारे आपका आउटपुट फ्लक्स निकाल रहा है, टोटल फ्लक्स, ये इसको हम क्या बोलेंगे टोटल ल्यूमन, या फ्लक्स लिखा तो फ्लक्स लिख देते हैं। टोटल फ्लक्स मतलब वही आता है जितना आपकी लाइट रेज बाहर आ रही है अपॉन 4 पाई से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर कितनी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है 3600 पाई, 3600 पाई, और ये है आपका 4 पाई, तो पाई से पाई कट गया
9 चौको 36, ये 900 आ गया। तो मीन स्पेरिकल कैंडल पावर कितनी आ गई? 900। आंसर नंबर ए। ठीक है, बस सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये फार्मूला लगाना है, यहाँ पर टोटल फ्लक्स या टोटल ल्यूमेन अपॉन 4 पाई करते हैं। ठीक है, बाकी ल्यूमेन की जो होती है यूनिट वो आपको पता है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट हमारी ल्यूमेन होती है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ भी नॉट पूछा है इसने, नॉट द करेक्ट पॉइंट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ डिजाइनिंग ऑफ लाइटनिंग गुड लाइटिंग स्कीम। अच्छी लाइटिंग स्कीम के लिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड, बिल्कुल ये तो हमारा ये चाहिए ही हमें कि हमारी जो आपकी इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि लाइट उस सोर्स पर अच्छे से गिरे, उस जगह पर अच्छे से पड़े। सेकंड दिया है द सिलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ लैम्प एंड फिटिंग, बिल्कुल हमें कहाँ पर कौन सा लैम्प चाहिए ये हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और कितनी ऊंचाई पर लगा रहना चाहिए और किस आपका ढाल पर लगा रहना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड दिया आपका टेम्परेचर ऑफ रूम, ये नहीं होगा। देखिए टेम्परेचर ऑफ रूम के लिए तो हम यहाँ पर आपका एसी का यूज़ करते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगला देखिए साइज ऑफ रूम, बिल्कुल हम साइज ऑफ रूम के हिसाब से देखेंगे। अगर हमारा साइज रूम का छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपके नंबर ऑफ बल्ब को यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और इसकी एक और कंसिडरेशन होती है मेन, वो होती है आपकी अवॉइड ग्लेयर। ठीक है, अवॉइड ग्लेयर मतलब ज़्यादा चमक को भी अवॉइड करें, और साथ ही साथ अवॉइड करें क्या, आपके डार्क शैडो। अगर बहुत ज़्यादा शैडो बन रहे हैं, बहुत गहरे शैडो बन रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर कंसिडरेशन का पार्ट बन जाता है। SHADOW। ठीक है, शैडो जो परछाई आती है उसको भी यहाँ पर कंसिडर करा जाता है। तो पहला और ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिट ग्रीनिश ब्लू लाइट। तो देखिए हरी नीली लाइट कौन आपका यहाँ पर छोड़ता है। पहला दिया सोडियम वेपर लैम्प, नियॉन लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प। अच्छा ये नियॉन ट्यूब है, ये नियॉन लैम्प है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मरकरी वेपर लैम्प, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं आंसर नंबर सी, मरकरी वेपर लैम्प, क्योंकि मरकरी के कारण ही यहाँ पर हमारी ग्रीन लाइट आती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर मरकरी वेपर लैम्प का यूज़ करते हैं। मरकरी वेपर लैम्प हमारा किस टाइप का लैम्प है? ये हमारा होता है डिस्चार्ज लैम्प। डिस्चार्ज लैम्प, डिस्चार्ज लैम्प मतलब किस चीज़ का डिस्चार्ज होता है? यहाँ पर इसमें हमारा डिस्चार्ज होता है आपका गैस का, इसको हम बोलते हैं आपका गैसियस डिस्चार्ज लैम्प। गैसियस डिस्चार्ज लैम्प तो क्योंकि यहाँ पर गैस का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर जो अपनी लाइट प्रोड्यूस होती है कब? जब हमारे यहाँ पर गैस डिस्चार्ज होती है। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पर मरकरी का वेपर का यूज़ करते हैं आपको लाइट के डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, ये आपका एक टाइप का गैसियस लैम्प है जो आपका डिस्चार्जिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला देखते हैं, दिया है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर ल्यूमिनस फ्लक्स दिया है और इसके बारे में दिया है। आगे दिया है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी और फुट कैंडल पावर और आपका कैंडल पावर। तो देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स की जो होती है यूनिट वो होती है हमारी ल्यूमन। ल्यूमन फ्लक्स को किस में नापते हैं? आपको ल्यूमन में। तो पहले का हो जाएगा डी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं हम लोग कैंडला पर। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला। कैसे याद करेंगे? LIC। ठीक है, LI मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापेंगे कैंडला पर। तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, अगला दिया है आपका 1 फुट कैंडल। तो 1 फुट कैंडल तो मुझे भी नहीं पता है। अगला दिया है आपका कैंडल पावर। ये कैंडल पावर की यूनिट होती है आपकी ल्यूमन पर रेडियन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है CP। कैंडल पावर क्या होता है? कितना ल्यूमन है अपॉन आपके स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन जिसको आप ओमेगा बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है आपका ल्यूमन अपॉन स्टेरेडियन। तो एक ही बचा है, तो 1 फुट कैंडल की यूनिट होगी आपकी 10.76 लक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा और दूसरे का पहला, पहले का चौथा और दूसरे का पहला, आंसर नंबर सी। ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसमें आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमें 3 के बारे में पता है, 1 के बारे में नहीं पता था, तो एक को हम ऐसे आपको ईजिली निकाल सकते हैं। बाकी एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, एक बार एक क्वेश्चन आ रखा है 1 ल्यूमन कितने वाट के बराबर होता है? 1 ल्यूमन जो होता है आपका 0.0016 वाट के बराबर होता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, 1 ल्यूमन इज इक्वल टू 0.0016 वाट। अगला देखते हैं, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर रिडक्शन फैक्टर ऑफ इल्यूमिनेशन।
इल्यूमिनेशन का रिडक्शन फैक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सही है। तो देखिए क्या इसमें क्या दिया है, फ्लक्स अपॉन 4 पाई, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। यहाँ पर टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई होता है, 4 पाई इंटू फ्लक्स नहीं, फ्लक्स अपॉन एरिया ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा MSCP अपॉन MHCP। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, R इसकी वैल्यू होती है, रिडक्शन फैक्टर इसकी वैल्यू होती है आपको MSCP मीन स्पेरिकल कैंडल पावर अपॉन मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ठीक है, अब मैं इसको समझा भी देता हूँ आपको कैसे होता है। देखिए MSCP क्या होता है आपका, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। जैसे हमारा ये कोई लाइट सोर्स है, इसमें चारों ओर लाइट का एमिट होता है ऐसे, ठीक है, तो ये हमारे लाइट का क्या आ रहा है, फ्लक्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका E है, ये लाइट का कोई सोर्स है, इससे इल्यूमिनेशन बाहर आ रहा है, मतलब फ्लक्स लाइन बाहर आ रही है। तो जो टोटल चारों ओर को आ रहा है इसको हम बोलते हैं आपका MSCP। जब इसका मीन करते हैं तो आता है आपका मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। और देखिए यही अगर हम यहाँ पर कोई आपका ये आपका लाइट का सोर्स है, इससे आप इससे आपके जो फ्लक्स आएंगे ये आएंगे तो चारों ओर ही, लेकिन जब हम इसको आपको हॉरिजॉन्टल बेस में देखते हैं, माना ये कोई बेस है हमारा हॉरिजॉन्टल बेस, तो यहाँ पर कितने आपके इल्यूमिनेशन की लाइन पहुँची हम उसको कंडीशन करते हैं। जैसे ये और ये, देखिए बाकी ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट आ गया बाहर की ओर को, ये देखिए ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है। तो इसमें से हमारा टोटल जो फ्लक्स है उसमें से कुछ ही पार्ट हमारा वो हॉरिजॉन्टल पार्ट पे पहुंचता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है, तो हम इसको बोलते हैं आपका MHCP। ठीक है, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। जब इनका मीन निकालते हैं तो जो हमारी कैंडल पावर बनती है वो आपकी बनती है हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। तो R की वैल्यू क्या आती है, जो हमारे टोटल फ्लक्स आपका स्पेरिकल में आ रहा है MSCP मीन स्पेरिकल कैंडल पावर में हम डिवाइड करते हैं किसका, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर का। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से टोटल हमारा इतना है, लेकिन हमारा आ इतना ही रहा है आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट में, तो ये बनता है आपका रिडक्शन फैक्टर। ठीक है मेरे भाई, अगला देखते हैं। अगला दिया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन से कौन सा टर्म रिलेटेड करता है, पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट तो आपने वहाँ पढ़ा होगा, आपका क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल सिस्टम में। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पोलर प्लॉट पर पढ़ते हैं, ये बता भी देता हूँ आपका आपका कहाँ पढ़ता है वो, कंट्रोल सिस्टम में, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं मैग्नीट्यूड और आपका फेज एंगल। मैग्नीट्यूड और फेज एंगल किसका, आपका कोई भी सिस्टम का, सिस्टम को क्या लिखते हैं, G ऑफ J ओमेगा और H ऑफ J ओमेगा। ठीक है, G ऑफ J ओमेगा H ऑफ J ओमेगा का यहाँ पर हम लोग आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फेज यहाँ पर आपका ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बाकी क्या करते हैं हम, ओमेगा जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसको वेरी करते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक का, 0 टू इन्फाइनाइट, इसमें हम वेरी करते हैं। और यहाँ पर हमारे जो आपका प्लॉट बनता है उसको हम बोलते हैं पोलर प्लॉट। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे दिया पोलर कर्व। तो देखिए हमारा पोलर कर्व भी काम आता है इसके इल्यूमिनेशन के लिए, तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर B, पोलर कर्व। पोलर कर्व से हम लोग यहाँ पर क्या डिटरमाइन करते हैं, इसमें पोलर कर्व इज यूज टू डिटरमाइन MSCP मीन स्पेरिकल कैंडल पावर और मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर MHCP। ठीक है, ये दोनों हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इससे एक्चुअल इल्यूमिनेशन कितना आ रहा है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल इल्यूमिनेशन। ठीक है, एक्चुअल इल्यूमिनेशन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगला क्या दिया है, अगला दिया है आपका हाइड्रोग्राफ। देखिए हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो ये क्या नापेगा, ऐसा ग्राफ जो आपके पानी के फ्लो को आपको बताए, तो रेट ऑफ वाटर फ्लो, रेट ऑफ वाटर फ्लो बताएगा किसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम हर एक टाइम मतलब कितना आपका पानी आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है उसको आपको वो बताता है आपका हाइड्रोग्राफ। बाकी अगला दिया आपका मास कर्व। देखिए मास कर्व कहाँ काम आता है, ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट में अगर आपने पढ़ा होगा तो हाइड्रो पावर प्लांट में हमारा काम आता है, जहाँ पर हम पानी को इकट्ठा करते हैं, जो हमारा डैम है वहाँ पर। देखिए मतलब कितना पानी यहाँ पर इकट्ठा है वो यहाँ पर बताता है, इसको बोलते हैं हम डैम, जहाँ पर आपका पानी इकट्ठा होता है। तो ये क्या बताता है आपका स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, कि कितना पानी स्टोर कर रखा है, स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ डैम। डैम मतलब वही आपका हाइड्रो पावर प्लांट में कितना पानी स्टोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग स्कीम 60 से 90% आपका टोटल लाइट फ्लक्स आपका थ्रोन अपवर्ड टू द सीलिंग। ठीक है, मतलब इसमें 60 से 90% फ्लक्स आपका ऊपर की ओर को जाता है, वो कौन सी लाइटनिंग है। तो देखिए मैं आपको इसमें चारों लाइटनिंग के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 4 लाइटनिंग स्कीम होते हैं। एक आपके डायरेक्ट लाइटनिंग, थोड़ा छोटे में लिखूँ, इसी में ठीक हो रहा, 1 मिनट। पहला है हमारा डायरेक्ट लाइटनिंग,
पहला है हमारा डायरेक्ट लाइटनिंग। डायरेक्ट लाइटनिंग में क्या होता है, हमारा जो आपको टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स का 90% पार्ट हमारा डायरेक्ट वर्किंग प्लेन में पड़ता है, ठीक है, डायरेक्टली हमारा वर्किंग प्लेन में हमारा पड़ता है, ठीक है, वर्किंग प्लेन में। अगला है हमारा इनडायरेक्ट लाइटनिंग। इनडायरेक्ट लाइटनिंग क्या होती है, जिसमें इसमें क्या होता है, 90% जो हमारा फ्लक्स निकल रहा है आपका, जो आपकी लाइट रेज निकलती है वो आपकी कहाँ पड़ती है, सीलिंग्स पर, छत की ओर को पड़ती है, ठीक है, 90% सीलिंग की ओर को पड़ती है। अगला होता है हमारा, वो होता है आपका सेमी डायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट में क्या होता है, सेमी डायरेक्ट में 60 से लेकर 60 to 90% जो हमारा फ्लक्स है वो आपका डाउनवर्ड पड़ता है, और आपका 10 से लेकर 40% जो हमारा फ्लक्स है वो आपका अपवर्ड यहाँ पे सीलिंग की ओर को जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आता है हमारा सेमी इनडायरेक्ट, ये लास्ट है आपका सेमी इनडायरेक्ट। तो सेमी इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेमी इनडायरेक्ट में हमारा 60 से 90% जो हमारा फ्लक्स है ये आपका अपवर्ड मतलब सीलिंग की ओर को, ऊपर को मतलब सीलिंग है, जो ऊपर की ओर को एरो कर रहा है उसका मतलब है सीलिंग। बाकी जो आपका 10 to 40% है ये आपका डाउनवर्ड मतलब आपका जो आपका वर्किंग प्लेन है या फिर आपका ग्राउंड की सरफेस की ओर को पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी चारों लाइटनिंग की स्कीम हो गई। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें 60 to 90% टोटल फ्लक्स का कहाँ पड़ता है, अपवर्ड। तो 60 to 90 टोटल फ्लक्स का अपवर्ड कहाँ पड़ रहा है, सेमी इनडायरेक्ट में। ये देखिए 60 to 90 अपवर्ड ऊपर की ओर को, ये तो उसको बोलते हैं हम सेमी इनडायरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, सेमी इनडायरेक्ट। अगला देखते हैं, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्पेस हाइट रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन। स्पेस हाइट रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए कौन सा सही नहीं है। देखिए स्पेस हाइट रेशियो क्या होती है, देखिए स्पेस हाइट रेशियो हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है जब हम आपको यहाँ पर इल्यूमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, स्पेस हाइट रेशियो। तो ये हमारा यहाँ पर रेशियो होता है कि हमने हॉरिजॉन्टल में आपके दो आपके बल्बों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, या ऐसा लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप या टू बल्ब या टू एडजेसेंट बल्ब, कुछ लिख दीजिए आप, मतलब दो लैंपों के बीच की कितनी दूरी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है वो, और अपॉन हम क्या करेंगे, उनकी ज़मीन से कितनी आपकी ऊंचाई पर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपका माउंटेड हाइट ऑफ लैंप, ये आपके हाइट माउंटेड फ्रॉम लैंप, माउंटेड हाइट ऑफ लैंप मतलब आपका लैंप कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू इसके बारे में हो गया। बाकी जो स्पेस टू हाइट रेशियो की नॉर्मल वैल्यू होती है वो आपकी लाई करती है 1 to 2 के बीच में। आइडियल केस में इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम इसको 1 से 2 के बीच में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया, इट इज़ द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप माउंटेड ऑन द हाइट ऑफ लैंप। ये तो बिल्कुल ठीक इसकी डेफिनेशन ही होगी ये दिया है। इट आपका डिपेंड्स ऑफ नेचर ऑफ पोलर कर्व एंड लाइट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो हमारा पोलर कर्व है ये आपको उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पोलर कर्व के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या बताता है आपका MSCP और MSCP मतलब मीन स्पेरिफिकल कैंडल पावर और आपका मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, ये इन दोनों के बारे में बताता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो हम लोग इसमें रिफ्लेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जैसे हमारा बल्ब ये है ना, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, तो बल्ब के बाहर से जो कवच लगा रहता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर। ये क्या करता है, इसके जो लुमिनस फ्लक्स आ रहा है इसको यहाँ आपको नीचे की ओर शिफ्ट करता है। तो स्पेस टू हाइट रेशियो में हमारा पोलर कर्व और आपका लैंप में जो रिफ्लेक्टर यूज़ हो रहा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन यूज़ करता है। अगला दिया इट इज़ ओनली यूज फॉर सोडियम वेपर लैंप, नहीं यही गलत हो जाएगा, ये आपके सभी टाइप के लैंपों के लिए यूज़ होता है, सिर्फ इसी के लिए नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी क्या दिया है, इंडोर लाइटनिंग के लिए इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आइडियल केस में 1 होती है, वैसे 1 से 2 के बीच में हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं, तो ये भी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, अगला दिया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टर इज़ यूज्ड टू मेंटेन लिंक बिटवीन ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर एंड पावर सर्किट इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अगर आपने ट्रेन वगैरह देखी होगी ना, तो ट्रेन को यहाँ पर कंटिन्यूसली पावर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ऐसे जैसे हमारी ट्रेन है ये, ठीक है, मैं आपको ट्रेन ऐसी हल्के से दिखा देता हूँ, वैसे बनती तो नहीं है ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, हम ट्रेन कर एक हमारे यहाँ पर एक सिस्टम होता है, देखिए ऐसे यहाँ पर से हमारा एक कनेक्ट होता है आपका किसके थ्रू, ऊपर वायर के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा एक ये इस टाइप का एक कलेक्टर होता है, ये देखिए, ये जो हमारा कलेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं पेंटोग्राफ। तो ये किस में कनेक्ट होता है, ये हमारी ऐसी लाइन जाती है, तो ये लाइन के साथ कनेक्ट होता है ऐसे। तो यहाँ से क्या करता है, ये लाइन से ऊपर जो हमारी लाइन चल रही है कि कंटिन्यूसली पावर लेके हमारी
ये आपका इलेक्ट्रिकल मोटर या फिर इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव को देता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वो ये आपका कलेक्टर, जो आपका कौन कलेक्ट करता है, आपका मेन लिंक, जो हमारी मेन लिंक ऊपर लाइन चल रही है, ऊपर मेन लिंक की लाइन को कनेक्ट करता है कैसे, पावर सर्किट की लाइन से, कहाँ, इलेक्ट्रोमोटिव की। ठीक है, तो ये देखिए इस टाइप का होता है हमारा ये आपका पेंटोग्राफ होता है ये। तो यहाँ से हमारे मेन जो आपका ट्रेन है इसके ऊपर ये कनेक्ट करता है आपको सप्लाई को। ठीक है, ये हमारा स्लाइडिंग वायर होता है, पूरे ऐसे आगे स्लाइड करते हुए जाता है पूरा। ठीक है, जहाँ जहाँ तक हमारी ट्रेन चलेगी वहाँ तक का पूरा कनेक्शन के लिए हम उसको प्योर आपका इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी कराते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पेंटोग्राफ कलेक्टर। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो पेंटोग्राफ कलेक्टर का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा जो ट्रॉली कलेक्टर जो दिया है, ये ट्रॉली कलेक्टर का यूज़ हम लोग करते हैं आपका जहाँ पर आपका ट्रांसवेस होते हैं। ठीक है, ट्रांसवेस के उसमें काम आता है। अगला देखते हैं, ये आपका इन अ सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम विच 3 फेज सप्लाई इज फीड इनटू द इंडक्शन मोटर टू ड्राइव द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, सिंगल फेज सप्लाई होती है हमारी, सिंगल फेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, 3 फेज सप्लाई में। और वही 3 फेज सप्लाई में किस में देते हैं, उसको हम देते हैं आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, इसमें हम स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर SRIM, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई करना पड़ता है, इसलिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी विधि है जिसमें आपको सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आता है आपका कैंडो सिस्टम। तो कैंडो सिस्टम में आपको सिंगल फेज सप्लाई को हम 3 फेज सप्लाई में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी सिंगल फेज सप्लाई हमारी आपको लोकोमोटिव में यूज़ होती है, वो सिंगल फेज सप्लाई हमारी 16 kV की, मतलब 16,000 वोल्ट की हमारी सप्लाई होती है और 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं किसमें, कैंडो सिस्टम की मदद से 3 फेज सप्लाई में। और देन हम उस 3 फेज सप्लाई को यहाँ पर इंडक्शन मोटर में देते हैं आपको, मोटर को आपको यहाँ पर आपके इसके मोटर के ड्राइव को खींचने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैंडो सिस्टम ऐसी सिस्टम है जिसमें हम यहाँ पर सिंगल फेज को 3 फेज में आपको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एक स्क्वाड कनेक्शन सुना होगा। स्क्वाड का कनेक्शन क्या होता है, स्क्वाड कनेक्शन आपको 2 फेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा स्क्वाड कनेक्शन, या फिर इसको टीजर कनेक्शन भी बोलते हैं। अगला देखते हैं, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ओवर मैकेनिकल ब्रेकिंग। मैकेनिकल ब्रेकिंग की तुलना में इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का कौन सा डिसएडवांटेज है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज इनइफेक्टिव टू अप्लाइड होल्डिंग टॉर्क, बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें होल्डिंग टॉर्क इसमें बहुत कम होता है, TH इसमें आपका बहुत कम होता है, जिसके कारण ये आपका इनइफेक्टिव हो जाती है इस टाइम पे। बाकी नॉइस प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस, बिल्कुल ये आपका सबसे कम नॉइस प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आपका ऐसा है मूवेबल पार्ट नहीं होता जो यहाँ पर आपको नॉइस प्रोवाइड करे। ठीक है, बाकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी रिटर्न बैक टू द सप्लाई, बिल्कुल यहाँ पर ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिसमें बोलते हैं आपको, इसमें आपका मोटर एज अ जनरेटर काम करती है और अब वापस सप्लाई में आपको वापस जो आपको सोर्स में सप्लाई दे देने का काम शुरू कर देती है। ठीक है, बाकी इट इज़ स्मूथ ब्रेकिंग, बिल्कुल ठीक है। तो बस यही आपका एक इसमें आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का। बाकी सब हमारे यहाँ पर एडवांटेज होते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है सबसे इफ़िशियंट होती है आपकी, वैसे आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि आपकी बिल्कुल क्लीन होती है, इसमें आपके किसी भी टाइप के आपके पॉल्यूशन वगैरह की कोई भी स्थान नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अगला देखते हैं, एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेट एट अ फुल लोड ऑफ 200 किलोवाट फॉर 10 एम्पियर एट एंड, मतलब आपका एक मोटर है, वो आपका फुल लोड है आपका 200 किलोवाट फॉर 10 एम्पियर, उसके बाद वो हाफ लोड में कर रही है नेक्स्ट 20 मिनट के लिए, एंड साइकिल रिपीट कंटिन्यूसली, और यही साइकिल चलते रह रही है। तो हमें कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ सूटेबल मोटर, तो हमें यहाँ पर सूटेबल मोटर की कंटिन्यूस रेटिंग बतानी है कितनी आएगी करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा इसको हम क्या कहते हैं, इसको साइज ऑफ मोटर, हम साइज ऑफ मोटर डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइज ऑफ मोटर। ठीक है, मोटर का साइज क्या होगा, साइज ऑफ मोटर, यहाँ पर साइज ऑफ मोटर हमारा होता है अंडर रूट। ठीक है, ये होता है आपका L1 स्क्वायर। ठीक है, मतलब कितना लोड ले रही है कितने टाइम में, कितना लोड और कितना टाइम, इंटू हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि जितने भी लोड लगे हमारे L2 इंटू L2 स्क्वायर, कितने टाइम का लोड ले रही है कितने टाइम में, L3 स्क्वायर, मतलब थर्ड टाइम में जितना लोड ले रही है और उसके लिए टाइम अपॉन टोटल टाइम करते हैं हम, वो हमारा आ जाता है यहाँ पर इसकी वैल्यू T1 + T2 + T3 कितने भी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया मेरे भाई, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर दिया आपका पहला केस दिया है, फर्स्ट क्या दिया हमें, फर्स्ट मैं लोड 1 मानता हूँ, लोड 1 है कब, जब आपका 200 किलोवाट का लोड है, 200 किलोवाट का लोड है और कितने टाइम के लिए चल रहा है,
जो टाइम 1 है T1 लिखता हूँ पहले वाले के लिए, वो है आपका 10 मिनट के लिए, 10 मिनट। ठीक है, सेकंड हमारा लोड 2 है, हाफ लोड, मतलब पहला जो फुल लोड है 200, इसका हाफ हो जाएगा 100, मतलब 100 किलो वाट का लोड है। वो कितने टाइम के लिए चल रहा है, वो चल रहा है आपका 20 मिनट के लिए। तो हमें यहाँ पर इसी फॉर्मूले में लगा के सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अगले पेज में सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपको। साइज ऑफ मोटर या फिर सूटेबल साइज जो होता है मोटर का, यहाँ पर साइज ऑफ मोटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ मोटर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जो मैंने अभी बताया। देखिए 2 हैं तो सिर्फ 2 वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, L1 लोड 1 का स्क्वायर इंटू लोड 1 में जो टाइम है T1। ठीक है, आ जाएगा आपका L2 लोड 2 का स्क्वायर इंटू टाइम 2, सेकेंड टाइम में जितना लोड में टाइम लगा है, अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, ये हमारा सिंपल फार्मूला बेस है, इसमें हमने पुट कर दिया। देखिए क्या आ जाएगा, पहले वाले केस में लोड है आपका 200 किलो वाट का लोड है, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें कितना टाइम लगा है, इसमें लगा है 10 मिनट। ठीक है, सेकेंड टाइम में हमारा कितना लोड है, सेकेंड टाइम में लोड है आपका हाफ लोड, मतलब आपका 100 किलो वाट, 100 का स्क्वायर, और इसके लिए कितना टाइम लगा है, इसके लिए 20 मिनट लगे हैं, और बाकी टोटल टाइम देखिए क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो ये हमारा आ जाएगा 60, और 1 2 3 4 4 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3 4, 60,000 अपॉन ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको अगर यहाँ से देखें तो ये हमारे क्या आ जाएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा 20 बार। ठीक है, यहाँ से ये मतलब ये आपका 2 बार कट जाएगा, ये 2, और पीछे से कितना आ जाएगा, 2 इंटू इसको लिख दूंगा तो 10 की पावर 4। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिए ये आपका 2 बार कट जा रहा है, बाकी पीछे के 4 जीरो को मैंने 10 टू द पावर 4 लिख दिया। तो देखिए 10 टू द पावर 4 मतलब इसको यहाँ पर 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, मतलब 100 बाहर आ गया, √2। तो टोटल जो हमारी मोटर की साइज़ आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 100√2 किलो वाट। ठीक है, ये हमारे मोटर का साइज़ है, किलो वाट में होता है, तो 100√2 आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर सी, देखिए 100√2। बस ये फॉर्मूला बेस है, आप ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, शायद आपने पहली बार देखा होगा। इसमें क्या होता है, आपका जितना लोड है उसका लोड का स्क्वायर करते हैं जितने टाइम के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर जो लोड लगा रखा है, ये पहले एक लोड लगा रखा था, फिर सेकंड लोड लगा रखा था, वही हमने टाइम से आपको डिवाइड कर दिया, बस आंसर निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें दिया है आपका इन द गिवन स्पीड टाइम कर्व द ओ ए, जो आपका ओ है ये आपका शायद दिख नहीं रहा होगा, तो ये आपका ओ है और ये ए है। ठीक है, मतलब 0 से टी के बीच में ये क्या दिखा रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप इजीली आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कौन सा क्या होता है और कौन सा क्या नहीं होता है। ठीक है, देखिए पहला जो 0 से ए वाला टाइम है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन पीरियड। यहाँ पर आपकी जो आपकी मोटर है या आपकी जो आपकी लोकोमोटिव है वो एक्सलेट होती है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन पीरियड। यहाँ पर क्या होता है, रिहोस्टेट के थ्रू हम लोग आपका यहाँ पर स्टेप्स में आपका आर की वैल्यू को हम काटते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रतिरोध लगा रखा है स्टार्टिंग में हम उसको रिहोस्टेट के थ्रू हम लोग कम करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ए टू बी रखा है, ये वाला पॉइंट है ए टू बी। तो ये क्या होता है, ए टू बी होता है आपका एक्सलेट ऑन स्पीड करो। ठीक है, यहाँ पर आपका फुल एक्सलेशन आता है। ये एक्सलेशन आता है कब, जब आपका टोटल आपके आर की वैल्यू हट जाती है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर फ्री पर जब आपका फुल स्पीड में आपका एक्सलेट करती है। देखिए बी से सी आपका एक कांस्टेंट आपकी लाइन दे रखी है, ये कब आता है, जब आपके यहाँ पर फ्री घूमती है मशीन, फ्री रनिंग। इस टाइम हम लोग यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं, सप्लाई हम सप्लाई हटा देते हैं, और यहाँ पर ये मोटर अपने आपके मशीन जो आपकी ट्रेन है वो अपने मोमेंटम के हिसाब से खुद ही यहाँ पर घूम चलती है ये वाले पीरियड में। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं फ्री रनिंग कंडीशन। के बाद हमारा आता है कॉस्टिंग, सी और डी के बीच में आपका कॉस्टिंग। यहाँ पर हम लोग स्पीड कम करते हैं, देन स्पीड कम करने के बाद ये डी और ई वाला जो पार्ट है ये होता है ब्रेकिंग, क्योंकि हम तेज़ स्पीड में ब्रेक नहीं लगा सकते। कॉस्टिंग मतलब आपके स्पीड कम करना देन ब्रेक लगाना। तो ये इसके आपके टाइम स्पीड कर्व के आपके पांचों पार्ट मैंने दिखा दिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट, इसको मैं फिर PDF में वरना दिक्कत आएगी।
मतलब चेक करता हूँ। हाँ, अब ठीक आ रहा है। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है इसमें फ्री रनिंग क्विक पीरियड, ये ऊपर कहाँ चले गया, ऐसे दिखा दें, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला टाइम है आपका एक्सेलेरेशन पीरियड, ठीक है। तो ये वाला क्या आएगा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पीरियड, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा सही। ये देखिए फ्री वाला कौन सा था, फ्री वाला था बी से सी के बीच में, बी टू सी है हमारा फ्री रनिंग पीरियड। उसके बाद कॉस्टिंग पीरियड जहाँ पर हम स्पीड कम करते हैं वो है आपका सी टू डी, और ब्रेकिंग पीरियड जो आपका डी टू ई है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत हेल्पफुल हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच।